53 लाख करोड़। ये कोई फिल्म का बजट या लॉटरी में जीती गई रकम नहीं है, ये है भारत का भविष्य। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार ने देश की किस्मत पर दांव लगाते हुए 53.47 यानी 53.47 लाख करोड़ का महाबजट पेश किया है। जी हाँ, इसमें से 12.22 लाख करोड़ सीधे सड़कों, रेलवे, शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किए जाएंगे और बाकी की बची हुई रकम 41.25 लाख करोड़ सैलरी सब्सिडी योजनाएं में खर्च किया जाएगा। सवाल सिर्फ इतना है, यह पैसा देश बनाएगा या सिस्टम में ही गायब हो जाएगा। युवा शक्ति को रफ्तार मिलेगी या शेयर बाजार की तरह सपने भी टूट के बिखर जाएंगे। क्योंकि जिस दिन ये बजट पेश हुआ यानी 1 फरवरी, निफ्टी 700 पॉइंट तक गिर गया था। तो आज की इस वीडियो में हम परत दर परत खोलेंगे बजट 2026 की वो सच्चाई जो हेडलाइन में नहीं दिखाई गई। नमस्कार प्रियजनों, 1 फरवरी 2026 बजट आया जिस पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट युवा शक्ति से प्रेरित है और देश के भविष्य के 3 बड़े स्तंभों पर आगे बढ़ाने की कोशिश है, जिसमें पहला रफ्तार, दूसरा क्षमता और तीसरा सबका साथ सबका विकास। कुल मिलाकर बजट 2026 इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए बड़े ऐलानों का पैकेज है। हालांकि शेयर मार्केट को यह बजट रास नहीं आया। मार्केट को वैसे भी टैक्स और रेगुलेशन का बढ़ना पसंद नहीं आता। चलिए किए गए ऐलानों को एक एक करके समझते हैं। पहला, बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने पिछले साल यानी 2025 में ही 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया था, जिसे इस बार भी बरकरार रखा गया है। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 बना रहेगा। रिजाइन रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को बढ़ा करके 31 मार्च कर दिया गया है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। दूसरा पॉइंट, सरकार ने विदेश यात्रा पर लगने वाले टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को घटाकर 2% कर दिया है। जी हाँ, पहले यह 5% से 20% तक था। इससे विदेश जाने वाले टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही मोटर्स एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल MACT से मिलने वाले मुआवजे के ब्याज दर पर अब किसी प्रकार का कोई टैक्स और TDS भी पूरी तरह से इस पर खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब दुर्घटना पीड़ितों या उनके परिवार को मुआवजे की पूरी रकम मिलेगी। उसमें से टैक्स के नाम पर किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए 11.11 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च का ऐलान किया है, जो GDP का लगभग 3.4% है। यह अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बजट है और पिछले साल की तुलना में 11.4% अधिक है। इस पैसे का इस्तेमाल सड़क, रेलवे, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट जैसे सेक्टर में किया जाएगा। बजट के बाद L&T, IRB, इंफ्रा, NBCC जैसी कंपनियों के शेयर्स में 4% तक की तेजी देखने को मिली है, जिससे साफ है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर निवेशकों का भरोसा कायम है। चौथा पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स को 10% बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। कैपेक्स का मतलब ऐसे खर्च जिससे लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेट होता है। खास बात यह है कि इस पैसे का बड़ा हिस्सा TA2 और TA3 शहरों पर खर्च होगा, जहां तेजी से शहरीकरण हो रहा हो। सरकार मानती है कि जब निजी निवेशक सुस्त होता है, तब सरकारी खर्च अर्थव्यवस्था को सहारा देता है। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट, अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। पहली बार देश का हेल्थ केयर बजट 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। यूनियन बजट 2026 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल
1653.42 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस हेल्थ में बजट की सबसे बड़ी और राहत भरी घोषणा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए की गई है। सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 आवश्यक दवाओं पर लगने वाले बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यह वो उन्नत दवाएं हैं जो अधिकतर विदेश से आयात की जाती हैं, जिन पर अब तक 5% तक का शुल्क लगता था। टैक्स हटने के बाद इन दवाओं की कीमतों में कमी आने की उम्मीद नजर आ रही है, जिससे इलाज पहले के मुकाबले अब सस्ता होगा। जी हाँ, इसके अलावा सरकार ने 7 दुर्लभ रेयर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर से मंगवाई जाने वाली दवाइयां और विशेष पोषक आहार फूड को भी पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया है। इसका मतलब सीधा फायदा उन परिवारों को मिलेगा अब तक की महंगी विदेशी दवाएं और लंबे इलाज के कारण भारी आर्थिक बोझ झेल रहे थे। छठा पॉइंट, 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा की गई है। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाई जाएंगी। भारत को ग्लोबल लेवल पर बायोफार्मा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हब बनाया जाएगा। जी हां, अगले 5 साल में लगभग कई लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर तैयार होंगे। इसके लिए सरकार ने 10 करोड़ के निवेश करने की बात कही है। 7वां पॉइंट, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आए इस बजट में डिफेंस सेंटर को खास तवज्जो दी गई है। जी हां, पिछले साल मई में पाकिस्तान से हुए संघर्ष के बाद डिफेंस बजट में इस बढ़त की उम्मीद भी की जा रही, जिसे सरकार ने पूरा भी किया। सरकार ने इस बजट में रक्षा बजट को 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया है, यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। रक्षा बजट की सबसे अहम बात यह है कि इसमें हथियारों की खरीद और सैन्य आधुनिकीकरण पर विशेष फोकस किया गया है। जहां पिछले वर्ष इस मद में 1.80 लाख करोड़ का प्रावधान था, वहीं इस बार इसे बढ़ाकर 2.19 लाख करोड़ कर दिया गया है। यह पूंजीगत खर्च में सीधे 22% की बढ़ोतरी है। इसके अलावा विमान और एरो इंजन डेवलपमेंट के लिए 64,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जबकि नौसेना के बेड़ों को मजबूत करने के लिए 25,000 करोड़ अलग से रखे गए हैं। वहीं पूर्व सैनिक और रक्षा कर्मियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए अलग से पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। 8वां और थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट जो पिछली बार से थोड़ा सा अलग कर रहा है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जिसमें पहला मुंबई टू पुणे, दूसरा पुणे टू हैदराबाद, तीसरा हैदराबाद टू बेंगलुरु, चौथा हैदराबाद टू चेन्नई, पांचवा चेन्नई टू बेंगलुरु, छठा दिल्ली टू वाराणसी, सातवां और आखिरी वाराणसी टू सिलीगुड़ी, जो कि लगभग 50 महत्वपूर्ण बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। साथ में ही 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग भी बनाए जाएंगे। बनारस और पटना में जहाज की मरम्मत जैसी सुविधाएं भी विकसित करने की बात कही गई है। 9वां पॉइंट, इस बार के बजट 2026 में युवाओं के लिए कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। पहली बार गेमिंग और डिजिटल कंटेंट को सीधे पढ़ाई और स्किल से जोड़ दिया गया है। जी हां, मुझे पता है ये कुछ लोगों के लिए बेहद खुशखबरी वाला हो सकता है। सरकार अब गेमिंग को सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि करियर का बड़ा जरिया मान रही है। गेमिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ का फंड बनाया है। इससे गेमिंग स्टार्टअप को लोन मिलेगा। ऐलान किया गया है कि देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजेस में ईवीजीसी लैब्स बनाई जाएंगी, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स से जुड़ी कंटेंट क्रिएटर लैब्स। इन लैब्स में बच्चों को स्कूल में ही
क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और एआई जैसे कुछ फीचर्स सीखने को मिलेंगे। 2030 तक 20 लाख युवाओं को इसके लिए तैयार किया जाएगा। लड़कियों के लिए भी यहां पर एक बड़ी घोषणा की गई है। देश के करीब 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिसमें हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल होगा, ताकि पढ़ाई के लिए घर से दूर आने वाली छात्राओं को सुरक्षित ठहरने की सुविधा मिल सके। 10वां और आते हैं आखिरी पॉइंट पर। अब आते हैं मेन बात, यानी टैक्स और शेयर बाजार पर, क्योंकि इसमें जो घोषणाएं की गई हैं उसे देखकर शेयर मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो गया था। सेंसेक्स ने एक समय करीब 2000 अंकों तक का गोता लगा दिया था। दरअसल बजट में एफएनओ मींस फ्यूचर एंड ऑप्शन पर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। यह टैक्स शेयर की खरीद फरोख्त पर लगता है। मुनाफा हो या नुकसान, टैक्स देना होता है। इसका सीधा मतलब है कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग अब पहले से ज्यादा महंगी होगी। जी हां, अब तक एफएनओ पर एसटीटी 0.02% था। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। ऑप्शन, प्रीमियम और एक्सरसाइज पर भी एसटीटी को बढ़ाकर 0.015% कर दिया गया है। एसटीटी दूसरे टैक्स से थोड़ा सा अलग है। जितनी बड़ी ट्रेडिंग उतना ज्यादा फायदा, प्रॉफिट हो या लॉस भरना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लास्ट में आते हैं सरकार के एक अहम योजना, जिसका मकसद गरीबों और परिवारों को साफ ईंधन यानी एलपीजी गैस उपलब्ध कराना है। उसके बजट में इस बार थोड़ी सी कटौती देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2024-25 में गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए सरकार ने करीब 12,700 करोड़ खर्च किए थे, लेकिन इस बार 2026 और 27 के नए बजट में सरकार ने इस रकम को दोबारा घटा करके 9,200 करोड़ कर दिया है। यानी पिछले साल के संशोधित आंकड़ों के मुकाबले करीब 28% की सीधे कटौती यहां पर देखने को मिली है। कुछ अहम फैसले भी जान लीजिए। छोटे और मिडिल उद्योगों यानी एमएससी सेक्टर के लिए भी सरकार ने भरोसा दिखाया है। इस सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड बनाया जाएगा। इससे नए बिजनेस शुरू करने, मशीनरी लगाने, विस्तार करने में एमएससी को आसान लोन और पूंजी मिलेगी। वहीं माइक्रो इंटरप्राइजेज यानी बेहद छोटे कारोबारियों के लिए 2,000 करोड़ अलग से प्रावधान किया गया है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। अब माइक्रोवेव ओवन बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। सरकार का लक्ष्य भारत कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में दुनिया का हब बनना। एनर्जी ट्रांजैक्शन को देखते हुए सरकार ने लिथियम आयन बैटरी बनाने वाले मशीनों पर ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाला सोडियम एंटीमेट पर भी ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे देश में सोलर पैनल बनाना और भी सस्ता होगा। और अब अंत में आइए जानते हैं क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। कपड़े, लेदर आइटम, सिंथेटिक फुटवेयर, चमड़े के उत्पाद, कैंसर, शुगर की 17 दवाइयां ड्यूटी फ्री, लिथियम आयरन सेल, मोबाइल की बैटरियां, सोलर ग्लास, मिक्स्ड गैस, सीएनजी, ईवी, माइक्रोवेव ओवन, विमानों का ईंधन, विदेश यात्रा, ये सभी चीजें सस्ती हुई हैं। अब सवाल है कि महंगा क्या हुआ? विदेशी शराब। जी हां, थोड़ा सा झटका लगा होगा, लेकिन विदेशी शराब, इंडस्ट्रियल सामान, खास मशीनरी, तंबाकू प्रोडक्ट, सिगरेट, जैसा कि ये भी थोड़ा सा दर्दनाक हो सकता है, सिगरेट भी है, और पान मसाला, स्क्रैप, खनिज, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, सिगरेट और पान मसाला थोड़ा सा अलग से बता देते हैं। नई एक्साइज ड्यूटी और सी टैक्स लगाकर इसका प्रस्ताव, जिससे यह उत्पाद महंगे हो गए हैं। कीमती धातुएं जैसे सोना और चांदी पर आयात शुल्क में बदलाव के कारण घरेलू बाजार में
इनके दाम अब बढ़ सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग करना अब और महंगा हो जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।